बहारें हमको ढूंढेंगी। दोस्तों, कल आपने फिल्मकार विजय आनंद के बारे में बातचीत और उनकी फिल्मों से गीत सुने और बहुत ही दिलचस्प जानकारी दे रहे थे फिल्म विशेषज्ञ दीपक दुआ। उनसे बातचीत कर रही थी प्रीति और रश्मि कुकरेती। ये बातचीत आज भी जारी रहेगी। आइए सुनते हैं इसका दूसरा भाग। दीपक जी, अब किस तरफ रुख करें? अब हम उस फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे जिस फिल्म को हिंदी सिनेमा की अमर और क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है, गाइड। जी, आर के नारायणन की अमर कृति गाइड। हाँ जी। और आपको ये जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है कि विजय आनंद गाइड को अपनी बेस्ट फिल्म नहीं मानते थे। अच्छा। वो ये कहते थे कि गाइड को जो सफलता मिली, गाइड को जो तारीफें मिली, वो इतनी ज्यादा हो गई कि गाइड ने मेरे बाकी कामों को ढक लिया। ऐसा होता है अक्सर, जब भी देखिए हम गाइड का जिक्र करेंगे हमें विजय आनंद याद आएंगे, विजय आनंद का जिक्र होगा तो गाइड याद आएगी, लेकिन उनका बाकी का सिनेमा भी बहुत अच्छा था। और गाइड के बारे में तो खैर इतनी सारी बातें हैं कि हमारे पास समय की शायद तंगी पड़ सकती है कि किस तरह से विजय आनंद पहले ये फिल्म करना ही नहीं चाहते थे। जी। उन्होंने जब इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बोल्ड है भारतीय समाज के लिहाज से, तो वो इस फिल्म से हट गए। फिर चेतन आनंद साहब को कहा गया, तो चेतन आनंद साहब को ठीक उसी समय अपनी फिल्म हकीकत बनाने की परमिशन मिली थी रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार से। तो उन्हें निकलना था लद्दाख, और वो परमिशन चूंकि बड़े लिमिटेड समय के लिए होती है तो वो भी इससे पीछे हटे। राज खोसला साहब को लाया गया। अब फिल्म की जो नायिका थी वहीदा रहमान, तो वहीदा रहमान और राज खोसला साहब के बीच कुछ अनबन थी, तो वहीदा रहमान ने मना कर दिया कि भाई अगर ये करेंगे फिल्म तो मैं नहीं करूंगी। तो वापस चला गया चेतन आनंद साहब के पास कि भाई फिल्म तो ऐसे ही बनानी है, अब आप आइए। तो उन्होंने कहा भाई एक शर्त है, मैं इसको रीराइट करूंगा। अच्छा। कोई दखल नहीं दिया जाएगा मेरे काम में। और उन्होंने वो उसकी स्क्रिप्ट उठाई और वो चले गए खंडाला। 18 दिन के बाद जो लौटे हैं तो वो ये स्क्रिप्ट थी जिसको आज हम पर्दे पर देखते हैं। जी, मतलब ये बात आज पता चली जी। अंदर की बात। देखिए, एक जो निर्देशक होता है, फिल्मकार जिसको हम कहते हैं, कि फिल्म की हर एक विधा पर उनका नियंत्रण होना, चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे कैमरा एंगल्स की बात हो, अभिनेता के रूप में बात हो, चाहे निर्देशक के रूप में बात हो। अगर आप उपन्यास को पढ़ते हैं और फिर आप फिल्म को देखते हैं तो आपको लगेगा कि उपन्यास बिल्कुल एक अलग लेवल पर क्लासिक है, फिल्म एक अलग लेवल पर क्लासिक है। वो दोनों में कहीं आपस में मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है कि वो मूल थीम वहां से ली गई, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म आकर अंत में वो संदेश देती है और जो देवानंद का कैरेक्टर जिस तरह से बदलता है वो उपन्यास में नहीं है वैसा। उपन्यास में तो राजू गाइड वहां से चला जाता है, यहाँ पर राजू गाइड की जो मृत्यु है, जो दुखांत है, और अक्सर हमने देखा है कि जो दुखांत फिल्में हैं वो ज्यादा पसंद की गई हैं, हमारे यहाँ क्लासिक हुई हैं। तो उस तरह से ये फिल्म जिस ऊंचाइयों पर जाती है तो ये विजय आनंद साहब के ही वो क्योंकि मसाला फिल्मों से हटकर हो जाता है, तो दर्शकों को अपने से हटने नहीं देता। वो कहीं ना कहीं उसको जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वो अंत अपने साथ में दिल में लेकर निकलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे ऐसे भी दर्शक होते हैं जो आंखों में आंसू लेकर जाते हैं। बिल्कुल, तो कहते हैं कि वाकई में फिल्म जो देखी वो दिल में बस गई। और क्योंकि फिल्म तो जो है वो फिल्म निर्देशक का मीडियम है, लिखना राइटर का मीडियम है, लेकिन उसको उतारना तो निर्देशक का काम है। और उसके बाद देखिए फिल्म जो संपादित की जाती है, हम अक्सर संपादक की भूमिकाओं को हम लोग अनदेखा कर देते हैं कि फिल्म को कसता है एक संपादक, और बतौर संपादक ये विजय आनंद की पहली फिल्म थी। और देखिए यहाँ कितनी मुश्किल रहती है एक आदमी को कि वो अपने लिखे को फिल्माता है, फिर अपने ही फिल्माए को काटता है। और एक ऐसी फिल्म जिसका कोई संवाद, कोई दृश्य ना हमें कम लगता है ना ज्यादा लगता है, सटीक लगता है, तो काटता है तभी तो वो मूर्ति सी बनकर आती है, खूबसूरत एक पेंटिंग की तरह, एक जो दर्शकों के दिलों में घर कर जाती है। एक गाना गाइड का गाना सुन लेते हैं और फिर हम इसके संगीत पर बात कर लेंगे। इसमें एक गीत है, मुंह से छल किए जाए हाय रे हाय देखो सैया बेईमान। इससे जुड़ा हुआ एक छोटी सी दिलचस्प जानकारी मैं आपको देता हूं कि इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा ने तबला बजाया है। क्या बात, जबकि वो हम उन्हें आज तबला वादक के तौर पर नहीं जानते हैं, हम उन्हें संतूर वादक के तौर पर जानते हैं। और ये यहाँ तबला वादक के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी। और ये जानकारी देखिए आमतौर पर नहीं मिलती है कि किस तरह से बाद में आर.डी. बर्मन साहब ने उन्हें कहा कि आप इसमें तबला बजाएं, और बाद में तबले से हटकर वो संतूर की तरफ चले। संतूर शिवहरी के रूप में बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया। तो ये गीत जो है मुंह से छल किए जाए, ये सुनवाया जाए। मुंह से छल हाय रे हाय हाय देखो सैया बेईमान। मुँह से छल मुँह से छल मुँह से छल
दीपक दुआ हमारे साथ है। तो दीपक जी, अभी आपने कहा था कि जब गाइड की बात होगी तो इतनी सारी बातें हैं कि हम रुक नहीं सकते हैं। हाँ। तो हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं राजू गाइड के साथ। क्योंकि देखिए, एक क्लासिक उपन्यास पर क्लासिक फिल्म जब बनती है तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। जी। और आप यही देखिए ना कि किस तरह से ये उपन्यास लिखा गया। जब आर के नारायण साहब से जब किसी ने पूछा कि आपको गाइड लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो एक जगह अपने इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनके जो होम टाउन था मैसूर, कि जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ एक बार इतना सूखा पड़ा था कि बारिश नहीं हो रही थी। तो सरकार ने, वहाँ की जो नगर पालिका थी या जो भी थी, उन्होंने ये तय किया कि हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, और बकायदा एक ब्राह्मणों के दल को बुलाया गया और कावेरी नदी के जो किनारे जो सूख चुके थे वहां पर बैठकर उन्होंने उपवास, पूजा, उपासना वगैरह की, और 12 दिन बाद बारिश हुई। जी। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि ये वाला प्लॉट आ गया, प्लॉट आया, और उन्होंने ये उपन्यास लिखा कि उसको एक राजू गाइड बना दिया, और उस राजू गाइड के साथ रोजी की कहानी जोड़ी। और देखिए लेखक के दिमाग में कैसे कैसी उर्वरता होती है। जी बिल्कुल। और बाद में इस उपन्यास पर नजर पड़ती है देव आनंद साहब की, और वो कहते हैं कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। और फिल्म भी सिर्फ हिंदी में नहीं बनी है, इंग्लिश में बनी है। इंग्लिश की बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट थी, अलग डायरेक्टर थे, अलग प्रोड्यूसर थे। हालांकि वो फिल्म कभी चल नहीं पाई, और उसको लेकर खुद आर के नारायण साहब ने भी ये कहा कि मुझे वो फिल्म पसंद नहीं थी। लेकिन हिंदी फिल्म के बारे में आप देखिए ना कि वो हमारे यहाँ से ऑस्कर के लिए भी भेजी जाती है। जी, और आर के नारायण ने कहा भी था कि मेरी किताब से ज्यादा खूबसूरत फिल्म बनकर आई है। आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि जब ये फिल्म आई, इस फिल्म का प्रीमियर शो हुआ, लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े नाम वहां मौजूद थे। उन्होंने फिल्म देखी, फिल्म देखकर बाहर निकले, गेट पर विजय आनंद साहब खड़े हैं, किसी ने भी उनको हाथ मिलाकर शुभकामनाएं नहीं दी, बधाई नहीं दी कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, क्योंकि उन सबके मन में यह था कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने, ये तो पिटेगी। वो उस समय मसाला फिल्मों का दौर, एक गिना चुना फार्मूला, जिसमें सब कुछ देखा, ये कैसा सिनेमा सामने आ गया, और हर किसी के मन में कि तो भाई बहुत बोल्ड है, कुछ अलग किस्म की बात है, ये कहाँ चल पाएगी। और शुरू में गाइड चली भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब इसने पकड़ बनानी शुरू की तो लोगों ने इसे एक बार नहीं देखा है। जी, कोई दर्शक ऐसा नहीं होगा जिसने इसे एक बार देखा होगा। ये ऐसी फिल्म है जिसे बार बार देखा गया और बार बार इससे कुछ ना कुछ हासिल किया गया। जी, हर बार आप देखते हैं तो फ्रेम में कुछ नई चीज उभर कर सामने। बहुत सही कह रही हूँ, क्योंकि उसको जब भी देखा तो अलग अलग रूप में दिखी हमें। बिल्कुल। आप अगर डूब कर देखें, मैं अक्सर इस फिल्म को देखते हुए क्लाइमेक्स जब आता है तो मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, इक्का दुक्का नहीं। क्या बात है। तो ये जब आपके दिल को कोई चीज छू जाती है तब आप समझिए कि ये कला का वास्तविक रूप है। हाँ, कि जब सिनेमा आपके अंदर आ जाता है, आप सिनेमा को लेकर अपने साथ निकलते हैं, यही सिनेमा के सार्थक होने का ही एक पक्ष है। बहुत देर तक फिर वो बातें दिमाग में भी रहती हैं। हम सोचते रहते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा वैसा हुआ। जो हम बात करते हैं कि विजय आनंद साहब गीतों को फिल्माने के बहुत बड़े महारथी थे, और इस फिल्म के आप गीत देखिए किस तरह से उन्होंने इसके गीत फिल्माए हैं। वो जो गीत है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, जब वो शुरू होता है और वो मटका आकर फूटता है और वहां से वो गीत, मतलब ये ऐसे आसमान में चढ़ जाता है। और यहाँ एक छोटी सी जानकारी है कि जब आप आगे देखते हैं, वहीदा जो है चित्तौड़गढ़ वो किला है जहाँ पर ये गीत फिल्माया गया, और वहाँ वो शीशे में एक झलक आती है, एक इमेज आती है, उनका अक्स आता है। वो कहाँ से है? वो जो खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी है, वो वहां से लिया गया। अच्छा, जी जी जी। और ये गाना कितना जबरदस्त हिट होता है। बिल्कुल। और ये गीत जाता है उस साल जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए वहां पहुंचता है, और एस डी बर्मन साहब को नॉमिनेट किया गया, लता मंगेशकर को इसके लिए नॉमिनेट किया गया। और आप जानकर हैरान होंगे कि उस साल ना तो एस डी बर्मन को अवार्ड मिला, ना लता मंगेशकर को मिला। पर दीपक जी, कुछ गीत ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें किसी संस्था या समारोह में अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन जनता उन्हें जब जब सुनती है उनके दिलों से अवार्ड ही मिलते हैं। क्योंकि ये गीत आकाशवाणी के उद्घोषकों का बहुत प्रिय गीत है, और महिलाएं भी इसको बड़े प्यार से बजाती हैं। जो महिला उद्घोषक है, आज फिर जीने की तमन्ना है, एक वुमेन्स लिब और स्त्री मुझे लगता है हमारे जो श्रोता हैं वो बस इंतजार कर रहे होंगे कि ये गीत बस बजने ही वाला है। जी, मतलब दीपक जी ने अब यहाँ म्यूजिकल ब्रेक दे दिया है, तो आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गीत में क्या था प्रीति, जब वो जो फूस होती है उसको फैलाती हैं या मटका फोड़ती हैं, वो एक नए जीवन की ओर इशारा होता है कि मैं एक नई जिंदगी जीने जा रही हूं। वो असल में अपने अंदर की जो उनकी सीमाएं थी, सरहदें थी, उसको लांघ कर जिस तरह से नायिका चल दी है नए नायक के साथ, और उसके बाद देखिए उसका सफर आगे बढ़ता है फिल्म में। तो देखिए यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना कि एक सिंबोलिज्म, एक प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया, जो हम छायांकन की बात कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। चुलबुलेपन को भी हम महसूस कर सकते हैं, कितने निश्चल भाव से उन्होंने वो गीत गाया। मैंने फिल्मांकन जो उसका किया गया,
पर्दे पर जिस तरह से नायिका जो है वो उछल कूद कर रही हैं, नाच रही हैं, तो वो उनके अंदर की जो उमंग है उसको दर्शाता है। जी, तो ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी और गाइड पर हमने बिल्कुल विस्तार से चर्चा की। अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है, लेकिन फिर बातें यूं ही होती रहेंगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीसरी मंजिल की तरफ चलते हैं। और इसमें वहीदा रहमान थी, और वहीदा रहमान की जो बहुत अच्छी दोस्त थी वो थी आशा पारेख। आशा पारेख के बारे में और विजय आनंद के बारे में बात करते हैं। और फिल्म थी दीपक जी तीसरी मंजिल। शम्मी कपूर, आशा पारेख, और ये उनके प्रोडक्शन हाउस में नहीं बनी थी ना, हाँ, अलग से ये थी नाजिर हुसैन साहब की फिल्म थी ये। और इसको लेकर एक दिलचस्प की किस तरह से ये फिल्म बननी शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूँ। और वो दिलचस्प बात ये है कि तीसरी मंजिल जो नाजिर हुसैन साहब ने निर्माण किया इसका और लिखी, इसके लिए उन्होंने देव आनंद साहब को लिया था जी। और विजय आनंद साहब से वो बनवा रहे थे बहारों के सपने। और कहीं किसी पार्टी में देवानंद साहब जरा कहीं किसी ऊंची आवाज में बोल गए कि नाजिर हुसैन ने मुझे जिस फिल्म में लिया है वो एक कलर फिल्म है, और गोल्डी यानी विजय आनंद से जो वो बहारों के सपने बनवा रहे हैं, एक नया लड़का है राजेश खन्ना, उसको लेकर वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है।
जी। तो ये बात थोड़ी सी उनको नागवार गुजरी नासिर हुसैन साहब को, तो उन्होंने कहा विजय आनंद को कि तुम ये कलर वाली फिल्म जो है तीसरी मंजिल ये तुम बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि इसमें देव आनंद नहीं होंगे। तभी शम्मी कपूर आए। तो तभी आते हैं उसमें शम्मी कपूर। और देखिए तीसरी मंजिल नाम सुनकर ऐसा लगता है बड़ी ही हॉरर किस्म की फिल्म हो सकती है, डरावनी फिल्म होगी, और एक मर्डर मिस्ट्री थी, रहस्यमयी फिल्म थी जी। और एक थ्रिलर फिल्म के अंदर एक रोमांटिक स्टोरी भी चल रही है, और गीत इसके जो हैं, और अंत तक भी वो तीसरी मंजिल का जो रहस्य नहीं खुलता है। इस तरह की फिल्मों में विजय आनंद को मास्टर महारत हासिल थी, बिल्कुल जी। थ्रिलर फिल्मों की जब बात होती है, देखिए ना कि ज्वेल थीफ थी या जॉनी मेरा नाम थी, तो उस तरह के सिनेमा को लेकर विजय आनंद एक मास्टरी दिखाते हैं अपनी, और इस फिल्म के गीत तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया थे। और विविध भारती के एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर ने कहा था कि जब इस गीत के बारे में चर्चा हो रही थी, संगीत के बारे में, तो आर डी बर्मन वहां आए थे, और इसका जो गीत है वो एक नेपाली गीत पर आधारित है, वो गीत हम सुनवाते हैं। जी जरूर। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। चलना यूं ही आंखें मीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। रहेगा करना क्या है तन्हा जी के। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। वाकई में मजा आ गया, बिल्कुल अलग हटके, क्योंकि ज्यादातर हम जब तीसरी मंजिल की बात करते हैं रश्मि, तो हम ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, एकदम उछल कूद शम्मी जी का, और ये एक बिल्कुल अलग सा गीत, और वाकई में मजा आ गया। मैं सोच रही थी अब किस तरफ रुख करे, अगर हम ज्वेल थीफ की तरफ जाएं दीपक जी, तो कैसा रहेगा? वो भी बिल्कुल इसी तरह की फिल्म, सस्पेंस बना हुआ है, और मुझे तो इसमें वैजंती माला का डांस क्या बात है। बेहतरीन फिल्म।
और बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई फिल्म, जहां आप जो देख रहे हैं, जिस तरह से आपको लगता है कि कहानी इस दिशा में चल रही है कि कौन निकलेगा अंत में ज्वेल थीफ, और आप जब अंत तक पहुंचते हैं तो चौंक जाते हैं। बिल्कुल। और आपको ये बात देखिए जानकर हैरानी होती है कि पहली बार जब हम फिल्म देख लेते हैं तो हमें राज खुल जाता है कि कौन है, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म को लोगों ने कई कई बार थिएटरों में जाकर देखा है। सिर्फ इसके फिल्मांकन के लिए, इसकी कहानी की कसावट के लिए, इसकी जो कहानी का बहाव है उसके लिए। जी हाँ, और इस फिल्म की जो प्रेरणा है, अगर आप देखें तो अल्फ्रेड हिचकॉक की जो लिखी हुई चीजें थी उनसे भी बहुत ज्यादा इनसे इंस्पायर हुआ गया, और तब जाके इसकी स्क्रिप्ट बनती है। और किस तरह से गोल्डी साहब ने इसको पेश किया है कि हमें लगता है कि वो जो ज्वेल थीफ हैं वो दो हैं, देवानंद साहब का जो रोल है, और जो आदमी जो हमें सबसे शरीफ लग रहा होता है वो जाकर अंत में ज्वेल थीफ निकलता है, अशोक कुमार। क्योंकि अशोक कुमार की छवि ऐसे रहती है जो परफेक्ट जेंटलमैन, एक भद्र पुरुष की छवि है, और वो निकलते हैं वास्तव में विलेन उस कहानी के। इससे जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि जब गोल्डी चाहते थे कि अशोक कुमार साहब ये रोल करें, तो उन्होंने देव साहब से कहा कि आप मेरी उनसे मीटिंग करवा दीजिए, राजी तो मैं उनको कर लूंगा। और उस समय अशोक कुमार साहब, दादा मुनि, अपने हार्ट की सर्जरी करवाकर लौटे थे। अच्छा। और एक स्टूडियो में शूट कर रहे थे, जहां देव साहब ने दादा मुनि को मिलवाया कि ये मेरा भाई गोल्डी आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता है। तो दादा मुनि ने कहा भाई क्या है, उसने कहा कि इसमें 2 हीरो हैं और जिनमें से एक हीरो आप हैं। अच्छा, हाँ, 2 हीरो तो है, बिल्कुल ठीक। और लेकिन अंत में जो आप हीरो हैं वो आप हीरो नहीं है, आप विलेन हैं। तो इस तरह से कहा गया। और एक देखिए निर्देशक का होती है ना, ये इस तरह से ही चीजों को पकड़ा जाता है और बताया जाता है। तो वो राजी हुए कि ठीक है, कहानी सुनी और बोला कि ठीक है मैं इसको करूंगा, लेकिन एक शर्त है, एक तो मैं बिल्कुल 11 बजे आऊंगा और 5 बजे निकल लूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी हाल ही में संभली है। और दूसरा, पूरी फिल्म में कोई मुझे टच नहीं करेगा, ये ना हो कि मैं विलेन हूं और कोई मुझे मुक्का वुक्का मार दे, तो मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सारी बातें उनको कही गई कि नहीं, आप तो बड़े सोफिस्टिकेटेड विलेन हैं जो कि दिमाग से खेल रहे हैं, एक अलग तरह के विलेन हैं आप। और उनकी सारी शर्तें मानते हुए इस फिल्म को फिल्माया गया, और बहुत बढ़िया देखिए निकल कर आती हैं चीजें। और बेहतरीन कलाकार अशोक कुमार, तो मतलब क्या कहें, जो फिल्म देखिए क्या बात है। और एक निर्देशक की जो काम की खूबसूरती यही रहती है प्रीति, निर्देशक ये जान लेता है कि मुझे अभिनेता को किस रूप में लेकर आना है, यानी कि अभिनेता को भी वो गढ़ देता है दूसरे रूप में। जैसे कि उन्होंने गढ़ा अशोक कुमार जी को एक विलेन के रूप में। कभी हम सोच सकते हैं अशोक कुमार जी को विलेन के रूप में? हाँ, वरना आमतौर पर तो माना जाता है कि विलेन जो होगा वो बड़ा ही दुष्चरित्र होगा, क्रूर होगा, बड़ा अक्खड़ होगा, कर्कश होगा। ऐसा इस फिल्म में नहीं था। बड़ा ही वो सोफिस्टिकेटेड आदमी है, और किस तरह से अंत में वो पता लगता है कि खलनायक है, तो हम सब चौंकते हैं। बिल्कुल। तो पहली बार जब हम ये फिल्म देखते हैं तो वाकई में एक जो मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसा ही होता है। और इसके अलावा सीनिक ब्यूटी, जो गानों की सीनिक ब्यूटी है, बड़ी खूबसूरत है। और रोमांटिक गाना एक हो जाए आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, है ना? जी बिल्कुल। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से, सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारें, तुमको पुकारें। कह दो बहारों से आई है उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जॉनी मेरा नाम, हेमा मालिनी जी, देवानंद। बहुत ही प्यारी सी फिल्म और मुझे लगता है बाहर हमको ढूंढेंगे कार्यक्रम में हमने लगभग सारी फिल्में देख ली। क्यों रश्मि, है ना? हेमा मालिनी उस समय अपने पूर्ण अभिनय के स्वरूप को जिसे कहते हैं प्राप्त कर सकती है और अप्सरा। खूबसूरती, वाह, ड्रीम गर्ल अभी ड्रीम उनको गर्ल। बाद में होना था, लेकिन इस समय बहुत ही खूबसूरत लगी है वो काली साड़ी पहनकर इस फिल्म में। देव आनंद और हेमा मालिनी ने साथ में 9 फिल्में की और ये उनकी पहली फिल्म थी जो उन्होंने साथ में की। यहाँ से उनकी जो जोड़ी लोगों को सुहानी शुरू हुई, वो आगे सफर बहुत लंबा चलता है। यानी कि पल भर का सफर नहीं रहा ये। हाँ, पल भर का सफर नहीं रहा। और इस फिल्म से जुड़ी अगर हम बातों पर जाएं तो इस फिल्म के निर्माता नवकेतन नहीं थे, देवानंद नहीं थे। इस फिल्म के निर्माता थे गुलशन राय, और गुलशन राय जो थे असल में डिस्ट्रीब्यूटर थे फिल्मों के, और देवानंद साहब की तमाम फिल्मों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने जमाने में। आनंद बंधुओं के मन में कहीं था कि हम इनको बतौर निर्माता स्थापित करें, तो ये फिल्म एक तरह से गुलशन राय की मदद करने के लिए बनाई गई थी जी। और इसकी सफलता ने उनकी मदद की भी बहुत ज्यादा। और ये देखिए कि ये फिल्म इतनी ज्यादा सफल हुई कि बाद में इसके रीमेक बने, कन्नड़ में, तेलुगु में और तमिल तक में ये फिल्म दोबारा से बनाई गई। ज्यादातर होता ये था कि पहले जी, दक्षिण में फिल्म दक्षिण बनी भारतीय फिल्में और हमारे उसके यहाँ बाद बनी। हिंदी में बनी। हाँ, और ये भी देखिए कि इस फिल्म की जो पूरी एक रूपरेखा है, चाहे वो कहानी है, स्क्रिप्ट है या निर्देशन है, वो इतना ज्यादा पसंद किया गया कि हमारा जो फिल्म इंस्टीट्यूट है पूना में, वहां के प्रिंसिपल को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर कहा कि देखिए ये है एक परफेक्ट मिक्स है कला और व्यवसाय का, जिसे हम आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, उन दोनों का एक परफेक्ट मिक्स है ये फिल्म। जी। जो विजय आनंद थे वो गुरुदत्त का रियलिज्म को वो बहुत पसंद करते थे और राज कपूर का जो ग्लैमर का पिक्चराइजेशन होता था उसको वो बहुत पसंद करते थे। लेकिन उनके मन में ये भी था कि आखिरकार ये एक व्यावसायिक सिनेमा है, हम यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं। तो ये बात तो उन्होंने साथ में रखी ही, और साथ में जो कला का रूप उन्होंने दर्शकों को अपनी फिल्मों में दिखाया वो वाकई सभी ने बहुत पसंद किया। देखिए, जो हिंदी का मुख्यधारा सिनेमा जिसे हम कहते हैं, व्यावसायिक सिनेमा या मसाला सिनेमा, उसमें जितने भी महान फिल्मकार हुए वो इसीलिए महान माने गए कि उन्होंने मनोरंजन तो भरपूर दिया, लेकिन साथ ही साथ वो कोई ना कोई बात भी पूरे अर्थों के साथ कह गए। मैसेज, कोई ना कोई इसीलिए वो संदेश फिल्में लाएगा। 50 साल बाद, 60 साल बाद भी हम याद करते हैं। हम उन्हें जब याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो हमें गुदगुदी होती जी। है। हम उन फिल्मों को देखना चाहते हैं, उनके गीत सुनना चाहते हैं। तो आपका इशारा ये है कि गीत सुनाएं। गीत सुनवाया जाए। और अभी देखिए कि इसके गीतों का फिल्मांकन देखिए ना कितना दिलचस्प है। जी। या जैसे वो एक गीत है इसमें, ओ मेरे राजा, तो वो गीत फिल्माया जा रहा है नालंदा के खंडहरों में। जी। और या फिर वो गीत जो इसका सबसे बेहतरीन पल गीत भर माना के जाता लिए है, कोई पल भर हमें- के लिए, वो फिल्माया गया काठमांडू के पास गोदावरी गार्डन में। तो मैं सोच रही थी काठमांडू चलते हैं। चलो हाँ। ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। बहारें हमको ढूंढेंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार विजय आनंद की फिल्मों पर आधारित गीत और उसके बारे में विशेष जानकारी दे रहे थे फिल्म क्रिटिक दीपक दुआ। आपसे बातचीत कर रही थी प्रीति और रश्मि कुकरेती। इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग आप कल सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार